Hello everyone, welcome back to my channel Chemophilic Lorica. I hope you all are doing well and students, I hope आप ये टाइम प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे होंगे to clear your concept, to strengthen your concepts and to prepare yourself for upcoming competitive exams, right? And you guys also know that success is not achieved in a single day, right? And you have to do hard work constantly. So I think whenever you'll have command on your subject, then you will be able to achieve desired result, whatever you wish at that time, right? So I think keep yourself alive and updated by doing regular studies, right? And moreover, जैसे कि इस चैनल में मैंने आप +1 और +2 दोनों के एक एक चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं एंड गाइज आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट. न्यूमेरिकल्स की भी मैंने प्रैक्टिस बहुत कराई है. आई होप यू हैव लाइक्ड इट. आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड इन माय अपकमिंग वीडियोस now I'll upload some advanced topics, right? मैंने ऐसा सोचा है कि कुछ advanced topics सब मैं लूंगी so that it will be beneficial for your competitive exams and after that कुछ assignments भी and definitely I hope that it will be very exciting for you guys to solve them. So keep watching my videos, keep unrolling the mystery of chemistry with myself Lorica at my channel Chemophilic Lorica. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था. हमने एडवांस टॉपिक्स कुछ पढ़े, एक दो न्यूमेरिकल किए थे और मैंने आपको एक ये न्यूमेरिकल दिया था. इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं. उसके अलावा आज हम इस पूरे लेक्चर में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज जो पहले आए हुए हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है, असर्शन रीजन, इन सारी चीज की प्रैक्टिस करेंगे. सो फर्स्ट बिगिन विद दिस क्वेश्चन. फाइंड द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ अ 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4. इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ है. डेंसिटी जब दी होती है, आपको मोलैरिटी या मोलैलिटी निकालना हो और परसेंटेज इस तरह से दी हो सॉल्यूशन की, तो 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का क्या मतलब है, इसको आप सबसे पहले कंसीडर करोगे. उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप फर्दर प्रोसीड करोगे. 15% मतलब 15 ग्राम ऑफ H2SO4. तो सॉल्व करते हैं. 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 मीन्स 15 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. यही मतलब हुआ. तो यानी यहां से आपका क्या चीज क्लियर हुई कि मास ऑफ H2SO4 आपका 15 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है. ये भी लिख लेते हैं. मास ऑफ H2SO4 15 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इतना 100 ग्राम. और आपको डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की, है ना. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब पहले मोलैलिटी निकालते हैं. फॉर मोलैलिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ आपका H2SO4 यानी कि सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा. तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपका क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 100 - 15 यानी कि 85 ग्राम. तो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ गया, H2SO4 आपका सॉल्यूट है वो आ गया और सॉल्वेंट आ गया. अब आपको पता है कि हमें मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें चाहिए होता है, केजी में. तो आप इसको केजी में कन्वर्ट कर लोगे, 85/1000 केजी. तो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया इन केजी. दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी H2SO4 के. तो कैसे आ जाएंगे वो, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. मोलर मास H2SO4 का 98 ग्राम पर मोल. क्लियर. तो 15 डिवाइड बाय 98 यहाँ आपका आ गया 0.153 मोल्स. फिर क्या आ जाएगा आपका मोलैलिटी. जब भी आपने फॉर्मूला लिखना है पूरा कंप्लीट पहले लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो इसको मैं आगे सॉल्व कर देती हूँ. 0.153 डिवाइड बाय, इसको अगर आप ले लोगे तो 0.085, ये आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा 1.8 यानी 1.8 m. ये आपकी हो गई मोलैलिटी. क्लियर. दूसरा क्या निकालना है हमें, मोलैरिटी. फॉर मोलैरिटी, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आपने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, तो मतलब वो तो नहीं निकालना आपने, लेकिन आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ऐसे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी, जो कि आपकी गिवन है क्वेश्चन में. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मास था आपका 100, डेंसिटी आपकी 1.02 दी हुई थी. तो मास डिवाइड बाय डेंसिटी 100 डिवाइड बाय 1.02, ये आपकी वैल्यू आ गई 98.04 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर. सेंटीमीटर क्यूब यानी मिलीलीटर है, तो आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर लोगे. तो अब मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना था, 0.153
और यहाँ इसको आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 1000 कर दोगे क्योंकि आपका मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है ना। 0.09804 कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 1.56 मोल पर लीटर, यानी कि 1.56 मोलर। दोनों निकाल लिया आपने, मोलैलिटी और मोलैरिटी। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि आपको डेंसिटी गिवन होती है, मास परसेंट दिया होता है, उसका यूज करते हुए आपने मोलैरिटी निकालना होता है, या फिर नॉर्मेलिटी भी पूछा जा सकता है। अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.85। मोलैलिटी निकालनी है, गिवन क्या है, मोल फ्रैक्शन। अब सबसे पहले देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला फिर से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल फ्रैक्शन से आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन से आपका क्या निकलेगा, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन आपका वो भी वाटर का दिया हुआ है ना, तो आपका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट का दोनों का अलग अलग होता है। इसका यूज करते हुए आप क्या करोगे, फर्दर प्रोसीड करोगे। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.85 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, 1 में से माइनस करके 1 माइनस 0.85 यानी कि 0.15। अब आप फॉर्मूला अगर फॉर्मूला देखो आप, क्या होता है, N2 बाय N1 प्लस N2। अब ये N2 क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मैं यहां लिख देती हूँ, N2 सॉल्यूट के लिए, N1 सॉल्वेंट के लिए, मोल्स। ठीक है, ये मैंने अलग से लिख दिया कि N2 आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए कहा जा रहा है और N1 सॉल्वेंट के लिए डिनोट करते हो आप। तो यहां से आप अगर फॉर्मूले में देखो आपको क्या क्या चीज पता है, जैसे फॉर्मूला तो ये है, अब ये देखो कि क्या क्या चीज पता है और क्या क्या चीज निकालनी है। आपको N1 कैलकुलेट करना है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर। मोलैलिटी आपकी क्या होती है, पर केजी, यानी 1000 में, है ना। तो उसी में अगर पर केजी या आप 1000 से अगर आपके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अगर आप निकाल लोगे, सो प्रोसीड करते हुए आपका फाइनली क्या आ जाएगी, मोलैलिटी आ जाएगी। प्रोसीड करते हैं, आपको तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब पहले उसके लिए मोलैलिटी ऑफ H2SO4 क्या मतलब होगा इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर है, ये चीज तो क्लियर है आपको। इसको लिख लो एक बारी सो दैट आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। मोलैलिटी ऑफ H2SO4 मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। मोलैलिटी का आपको मोलैलिटी इसलिए पहले मैंने लिखवा दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकालना है, यानी N2 आपने निकालना है ना। N2 निकालना होगा तो यहां से यानी आपको पहले N1 पता होना चाहिए। N1 कैसे निकलेगा आपका, N1 है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर। तो आप कैसे करोगे N1, 1000 बाय 18। अब 18 तो आपको समझ में आ गया होगा, मोलर मास ऑफ वाटर है, लेकिन ये 1000 क्यों लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे 1000 ग्राम ऑफ वाटर लिया है। अगर आप, अब गिवन तो आपको क्वेश्चन में था नहीं, तो आप अंडरस्टूड है कि सॉल्वेंट को आप जो फाइनली मोलैलिटी आपने कैलकुलेट करनी है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आप केजी में लेते हो, है ना। तो वो आपने स्टार्टिंग से ही 1 kg लिया, यानी कि 1000 ग्राम लिया हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए सॉल्वेंट के। तो कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, ये 55.55 मोल्स। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हमने 1000 क्यों लिया है। मैं रिपीट कर देती हूँ, मोलैलिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर या 1 kg ऑफ वाटर, मतलब डिवाइड में आपका क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हमने उसको ऑलरेडी 1 kg ले लिया, सॉल्वेंट हमारा वाटर है, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, तो उसके अकॉर्डिंग आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए वाटर के। बस इसके बाद आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। क्या करोगे, N2 55.55 प्लस N2 इज इक्वल टू 0.15। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 0.15 N2 प्लस 8.3325। ठीक है, यहां से आपका आ जाएगा 0.85 N2 इज इक्वल टू 8.3325 एंड N2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8.3325 को हम डिवाइड करेंगे 0.85 से, ये आपकी वैल्यू आ गई 9.8 मोल्स। अब 9.8 मोल्स कह दो, क्योंकि आप इसके हिसाब से अगर देखोगे उसी के करस्पॉन्डिंग आपकी मोलैलिटी भी आ गई, है ना। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 9.8 हो गए, और आपका 1 जो आपने यहाँ स्टार्टिंग में 1000 ग्राम लिया हुआ है, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो क्या आपका आ गया, मोलैलिटी कितनी आ गई, 9.8 स्मॉल m मोलैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एमोनिया गैस एट STP विल बी रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इनटू 30 ml ऑफ 1 normal H2SO4 solution to bring down the acid normality to 0.2 normal। मतलब H2SO4 के आपको 2 सॉल्यूशन दिए हुए हैं, एक क्या दिया हुआ है आपका 30 ml ऑफ 1 नॉर्मल H2SO4, है ना। दूसरा क्या कहा हुआ कि उसकी नॉर्मेलिटी आपको रिड्यूस करनी है कितने तक, 0.2 तक। उसके लिए आपको अमोनिया गैस ऐड करना होगा उसमें।
नेचुरली आप वो नॉर्मेलिटी क्यों कम होगी, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज करता जाएगा, है ना, रिएक्ट करेगा। तो वॉल्यूम निकालनी है अमोनिया गैस की और दो ये सॉल्यूशंस हैं। तो पहले आप क्या निकालोगे, मिली इक्विवेलेंट्स। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है एक्चुअली, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स पर एमएल, है ना। नॉर्मेलिटी का मतलब यही होता है ना, सॉल्व करते हैं इसको। नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स पर एमएल, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें कैलकुलेट सबसे पहले क्या करना है। तो मिली इक्विवेलेंट्स 0.2 नॉर्मल वाले में भी आप निकालोगे, है ना, और इसके वाले में भी कि कितने होंगे। सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ 0.2 नॉर्मल H2SO4 इन 30 ml। यहाँ हमने 30 ml क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम सेम ही है, वो अंडरस्टूड है, चेंज नहीं हुआ है। सो आप क्या करोगे, 30 इंटू 0.2 कितना आया, 6। ये 6 आपके मिली इक्विवेलेंट्स हुए। और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ 1 नॉर्मल H2SO4 इन 30 ml क्या आ जाएगा, 30 इंटू 1 यानी कि 30 मिली इक्विवेलेंट्स। अब ये कैसे हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकाला हुआ, ये मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है, जहां पे हमने मिक्सिंग की थी, तो दोनों एसिड्स होंगे, है ना। वो वाले क्वेश्चंस जो मैंने करवाए थे आपको नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के, जिसमें आप अगर दोनों एसिड्स हैं तो हम इक्वेशन लगाते थे M1V1 इक्वल टू M2V2, है ना, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3 ब्रैकेट में V1 प्लस V2। तो वहां पे उस टाइम मैंने आपको सिखाया था कि हम जो भी नॉर्मेलिटी है वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ऐसे कि यहाँ पे भी मिली इक्विवेलेंट्स है, यहाँ पे भी मिलीलीटर, इसलिए हमने डिवाइड बाय 1000 नहीं किया, है ना। तो ये डायरेक्टली मैंने आपको सॉल्व कर दिया, बिकॉज ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। ऊपर आपको लिंक नजर आ रहा होगा वीडियो में, आप अगर वहां से देखना चाहें तो दोबारा आप रिवाइज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से हम इसके मिली इक्विवेलेंट्स कैसे निकाल रहे हैं। क्लियर। अब क्या करना है आपको, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड निकालना है ना। कैलकुलेट करेंगे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू बी न्यूट्रलाइज्ड बाय अमोनिया। आप न्यूट्रलाइजेशन करोगे, रिएक्ट करवाओगे दोनों को, तभी तो आपकी नॉर्मेलिटी रिड्यूस होगी। तो 30 माइनस 6 24 मिली इक्विवेलेंट्स अमोनिया के आपको चाहिए। अब हमें आंसर मिली इक्विवेलेंट्स में तो निकालना नहीं है, हमें तो निकालनी है वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ अमोनिया का क्या मतलब होता है, एक तो आपको वॉल्यूम वाला रिलेशन लगाना होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ, एक वो लगाना होगा, दूसरा किसके अकॉर्डिंग लिखना होगा, मिली इक्विवेलेंट्स के अकॉर्डिंग, तभी आप यहां से आप कैलकुलेट कर पाओगे, है ना। तो 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के। जब हमने नॉर्मेलिटी की थी वहां सिखाया था मैंने ये, है ना। 1 ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होता है, या फिर 1 ग्राम इक्विवेलेंट को आप क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1000 मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट एक ही बात है। अगर आप इसको देखो 1000 इंटू मिली का मतलब 10⁻⁻3, ये कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा, 1 इक्विवेलेंट आएगा ना। तो 1 इक्विवेलेंट यहां भी है और 1 इक्विवेलेंट या 1 ग्राम इक्विवेलेंट एक ही बात है। सो ये किसके बराबर होता है, 22,400 ml एट STP, यानी कि 1000 मिली इक्विवेलेंट की वॉल्यूम इसके करस्पॉन्डिंग है, तो 24 के कितने के बराबर होगी, सिंपल 24 मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया विल बी इक्वल टू 22,400 डिवाइड बाय 1000 इंटू 24। ये आपका आंसर आ जाएगा 537.6 ml। क्लियर। सो इस तरह के भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 students performed the same experiment separately and each one of them recorded 2 readings। ठीक है, 2 स्टूडेंट्स ने एक एक्सपेरिमेंट को किया अलग अलग तरीके से, दोनों ने 2 रीडिंग्स ली। करेक्ट रीडिंग आपकी है 3 ग्राम। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा मार्क द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पहले देख लेते हैं। 2 स्टूडेंट्स हैं, ए और बी, इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट में रीडिंग्स ली, हर स्टूडेंट ने 2 बारी रीडिंग ली है। यानी आपको यहाँ पे देख सकते होगे ऑप्शंस में से प्रिसीजन और एक्यूरेसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले चेक करना होगा, करेक्ट रीडिंग हमें दी हुई है 3 ग्राम, एवरेज रीडिंग निकालोगे पहले दोनों की, स्टूडेंट ए की भी स्टूडेंट बी की भी। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का है। तो इस तरह के क्वेश्चन पे आपसे पूछे जाते हैं। आपने जब भी स्टडी करना है, पहले बेसिक्स पढ़ो, बेसिक्स के बाद थोड़ा एडवांस पढ़ो, एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स करो, फिर आपके पास जो भी रेफरेंस बुक आप यूज करते हो उसमें जितने हो सकता है मैक्सिमम कंसेप्चुअल्स न्यूमेरिकल्स सब करो, है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उसके बाद करो। देन नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कॉम्पिटिटिव। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप करोगे आपका पूरा कॉन्सेप्ट इजिली क्लियर होगा, साथ ही साथ रिवीजन होगी। बहुत से बच्चे न्यूमेरिकल्स छोड़ देते हैं, बट आई वुड सजेस्ट न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, क्योंकि अगर आपने न्यूमेरिकल, आपको एक बार कॉन्सेप्ट पता लग गया, करना आ गया, तो उसमें कुछ गलती हो ही नहीं सकती है ना। तो न्यूमेरिकल्स प्लीज मत छोड़िए, जस्ट डू प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स पे उतनी ही कमांड आपकी बनेगी। तो ये क्वेश्चन करते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज ऑफ रीडिंग्स ऑफ स्टूडेंट ए की और ऐसे ही स्टूडेंट बी की। स्टूडेंट ए की क्या जाएगी, 3.01 प्लस 2.99 डिवाइड बाय कितनी वैल्यू आ गई, 3। ऐसे ही एवरेज फॉर स्टूडेंट बी, इसको भी आप कैलकुलेट करोगे, 3.05 प्लस 2.95 डिवाइड बाय 2, यहां भी वैल्यू आ गई 3।
यानी दोनों केसेस में करेक्ट रीडिंग आपको क्वेश्चन में दी हुई थी 3 ग्राम और एवरेज रीडिंग भी आ गई 3 ग्राम। अब आपको देखना है दोनों स्टूडेंट्स के केस में एवरेज, क्योंकि प्रिसीजन का मतलब मैंने क्या बताया था और एक्यूरेसी का, उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। तो अगर आप देख सकते हो दोनों स्टूडेंट्स के लिए एवरेज वैल्यू इज क्लोज टू करेक्ट वैल्यू, यानी इसका मतलब क्या हुआ, दोनों रीडिंग्स आपकी एक्यूरेट हैं, ए की भी बी की भी। अब बात करते हैं प्रिसीजन की। अगर आप ए की रीडिंग्स कंसीडर करो, देखो तो ए की रीडिंग्स आपकी पास पास हैं, इनमें फर्क कितना है, खाली 0.02 का। लेकिन बी के केस में ऐसा नहीं है, यहां फर्क ज्यादा आ गया है ना। सो इट मीन्स ए के केस में रीडिंग्स आपकी प्रिसाइज हैं लेकिन बी के केस में नहीं है। तो फाइनल आपका रिजल्ट क्या निकला, यानी कि ए की रीडिंग आपकी एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है, लेकिन बी की खाली एक्यूरेट है, प्रिसाइज नहीं है। अब चेक करते हैं ऑप्शन। रिजल्ट्स ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स आर नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। गलत, ये तो हो नहीं सकता। रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, ठीक है, ये हो पा रहा है। आगे भी चेक कर लेते हैं। रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट बी आर नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। गलत। रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट बी आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। तो हमें सारा कैलकुलेट करने से क्या पता लगा कि आपके रिजल्ट्स ऑफ बोथ, मैं लिख भी देती हूँ, रिजल्ट्स ऑफ बोथ ए एंड बी आर एक्यूरेट। क्यों है तो वहां पे आपको तो चलो एमसीक्यूज में जस्ट मार्क करना होगा, बट मैं रीजन आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दे रही हूँ। और एक्यूरेट बिकॉज करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू एवरेज रीडिंग, है ना, तभी आप कहते हो कि एक्यूरेसी है। फॉर प्रिसीजन रीडिंग्स ऑफ ए आर क्लोज बट नॉट ऑफ बी। क्लियर। रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर यूनिटलेस। ये भी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। मोलैलिटी यूनिटलेस तो नहीं होता, मोलैरिटी ये भी यूनिटलेस नहीं है। मोल फ्रैक्शन और मास परसेंट। मास परसेंट एक तरह से अगर आप देखो, गिवन जैसे आप सपोज करो मास आप निकाल रहे हो, जो आपका गिवन मास है डिवाइड बाय जो भी टोटल मास होगा, तो यानी ये भी आपका यूनिटलेस है, ये भी आपका यूनिटलेस है। तो आंसर क्या आ गया, सी एंड डी। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में आपका ऐसा होता है, एमसीक्यूज के दो टाइप्स हैं। एक टाइप होती है जिसमें एक ही आंसर है, एक टाइप होती है कि जहां पे आपके मोर देन वन आंसर है। उसमें कई बार तो 2 आंसर होता है, कभी कभी ऐसे केस भी देखे गए हैं जहां पे आपके 3 आंसर भी होते हैं। आपको जब भी इस तरह का हो तो क्वेश्चन डिपेंड करता है, एग्जाम का पैटर्न आपको ऑलरेडी बताया गया होता है कि एमसीक्यूज आपके इस तरह के होंगे कि मोर देन वन आंसर भी हो सकता है। तो उन तरह के आपको जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें आपने चेक करना है कि सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी है कि एक से ज्यादा आंसर अगर हो सकते हैं तो आपको सब चेक करने पड़ेंगे, सारे ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन और मास परसेंट दोनों यूनिटलेस हैं। नेक्स्ट है इन द कंबशन ऑफ मीथेन व्हाट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड व्हाई। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका क्या होता है, जो कम मात्रा में प्रेजेंट हो, राइट। सो जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, और दूसरा आपका एक्सेस रिएजेंट। अब आपको पता है, बात कर रहे हैं कंबशन की। कंबशन कभी भी होता है किसी चीज का, इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट कराते हो और ऑक्सीजन हमेशा एक्सेस में प्रेजेंट होता है। सो इन दिस क्वेश्चन एक्सेस रिएजेंट क्या हो जाएगा, O2, है ना, यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं, फॉर कंबशन। तो लिमिटिंग रिएजेंट आपका क्या हो गया, ऑब्वियसली मीथेन। क्लियर। मैंने क्लियर भी कर दिया एक्चुअली, कि जैसे आपको सपोज एक्सप्लेन करना होगा तो आप एक्सप्लेनेशन के लिए क्या लिखोगे, लिमिटिंग रिएजेंट इज मीथेन बिकॉज फॉर द कंबशन प्रोसेस ऑक्सीजन इज नीडेड एंड इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एक्सेस एंड इट विल बी एक्सेस रिएजेंट, है ना। तो नेचुरली एक चीज आपका एक्सेस रिएजेंट है तो दूसरा आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 bulbs B1 and B2 of equal capacity contain 10 gram 10 gram oxygen and ozone respectively. Which bulb has greater number of oxygen atoms and greater number of molecules? आपको अलग अलग दोनों के केस में बताना है कि दोनों बल्ब में से ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स किसमें है, ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मॉलिक्यूल्स है, जस्ट ध्यान देना। बहुत सी बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। मॉलिक्यूल्स तो देखिए एक ऑक्सीजन का होगा और ओजोन, 2 अलग अलग केसेस हैं। ऑक्सीजन एटम्स तो ठीक है, बट मॉलिक्यूल्स आपके दोनों के होंगे। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। 10 ग्राम O2 का मतलब क्या हुआ, अगर आप निकालो, मोल्स निकालेंगे हम 10/32, तो यानी 32 क्यों लिया मैंने, O2 यानी कि 16 × 2 32। तो यहाँ आपका आ जाएगा 10/32 मोल्स आ गए। अब एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन ये आपका मॉलिक्यूल है तो पहले आप क्या करोगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब इतने मोल्स में आपके एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ये क्वेश्चन मैं थोड़े शॉर्ट में कर रही हूँ बिकॉज ये चीज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये एडवांस्ड आपका लेवल है। सो डायरेक्टली मैंने लिखा हुआ है कि 10 ग्राम O2 का मतलब 10/32 उसमें मोल्स हैं, एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इतने में कितने प्रेजेंट होंगे। साथ ही साथ मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, बट आई एम राइटिंग इन
इन अ शॉर्ट वे। आई होप आपको फिर भी क्लियर हो जाएगा। यहां से आपका कैलकुलेट करके आता है 1.88 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल्स। अब आपको पता है एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो मतलब अगर एटम निकालना होगा सो ऑक्सीजन एटम्स में लिख देती हूँ 2 इंटू 1.88 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ एटम्स। ये आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा 3.76 इंटू 10⁻³ एटम्स। ये तो बात हो गई ऑक्सीजन की। नेक्स्ट क्या आपका आया 10 ग्राम ओजोन। गिवन मास 10 है, मोलर मास 48, 16 इंटू 3। तो ये आपके मोल्स आ गए। किसके बराबर होगा ये 10/48 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ध्यान दीजिएगा ऊपर वाले में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे ओजोन के मॉलिक्यूल्स है। बट हमें क्वेश्चन में कहा गया है विच बल्ब हैज ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्पेसिफाई नहीं किया है क्योंकि ऑब्वियसली कंपैरिजन आप दो अलग अलग हैं, तो जस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लेके कंपेयर किया गया है। ठीक है, कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा ये 1.254 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर। और एटम निकालना होगा तो क्या कर देंगे 1.254 इंटू 3 एटम्स, और ये वैल्यू आपकी आ गई 3.76 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब आपको पूछा था दोनों में से किस में ज्यादा ग्रेटर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलोगे बोथ कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में ज्यादा है। यहां आप देख सकते हो 1.88 इंटू 10⁻23 और यहाँ 1.254, यानी B1 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। B1 ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, B1 इज इक्वल टू B2 नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर। अब सब्जेक्टिव अगर आपका किसी एग्जाम में आएगा तो आप उसको प्रॉपर सॉल्व करना सीख ही चुके हो, कैसे लिखते हैं। MCQ आएगा तो आपने जस्ट रफ में कैलकुलेट करना है एंड टिक मार्क करना है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स अबाउट 3 ग्राम ऑफ HCl per liter. If a person produces about 2.5 liter of gastric juice per day, how many antacid tablets, each containing 400 milligram of aluminium hydroxide, are needed to neutralize all the HCl produced in one day? ठीक है, अब यानी आपको रिएक्शन यहाँ सबसे पहले किसकी देखनी है, HCl और इसकी। तो आप रिएक्शन लिखोगे HCl प्लस AlOH थ्राइस, तभी आपको पता लगेगा ना कि आपका कितने मोल्स के साथ कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं। अब ये बैलेंस नहीं है, अभी हम इसको बैलेंस कर देते हैं ये। ठीक है, नाउ दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, इसका भी मास निकालना पड़ेगा और इसका भी। ठीक है, HCl का मास कितना आ जाएगा 3 इंटू 36.5 यानी कि 109.5 ग्राम, और इसका 27 प्लस 3 इंटू 17 यानी कि 78 ग्राम। अब हमने क्यों निकाला, आप देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गैस्ट्रिक जूस में 3 ग्राम HCl है प्रेजेंट पर लीटर। एक पर्सन अगर 2.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस पर डे प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको कितनी एंटासिड टैबलेट चाहिए होगी। तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा कि HCl कितना प्रोड्यूस हो रहा है 2.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस से, है ना। तो क्या करोगे आप, HCl प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2.5 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस 3 इंटू 2.5 यही आ जाएगा, क्योंकि आपका 3 ग्राम HCl निकलता है गैस्ट्रिक जूस से पर लीटर, है ना। तो आपने कैलकुलेट करके इसको आ गया 7.5 ग्राम। अब हमें पता लग गया हमारे पास हमें कितना वो करना है, जिसको न्यूट्रलाइज करना है 7.5 ग्राम को। बट यहां से अगर आप देखो बैलेंस केमिकल रिएक्शन से तो 109.5 ग्राम न्यूट्रलाइज होता है 78 ग्राम से। तो 7.5 ग्राम कितने से होगा, 109.5 ग्राम ऑफ HCl इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितना 78 ग्राम। तो 7.5 ग्राम कितने से होगा, 78 बाय 109.5 इंटू 7.5 कैलकुलेट करके क्या आ गया 5.342 ग्राम। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, आप देखो 400 मिलीग्राम टैबलेट के रिगार्डिंग दिया हुआ है कि हाउ मेनी एंटासिड टैबलेट्स ईच कंटेनिंग, हर एक टैबलेट में 400 मिलीग्राम आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। तो आप क्या करोगे, इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करोगे 5342 मिलीग्राम। क्लियर। अब हमें नंबर ऑफ टैबलेट्स निकालनी है, तो हम 5342 डिवाइड बाय 400 कर देंगे, हमारी वैल्यू आ गई 13.35 यानी अप्रोक्सीमेट हम 14 टैबलेट्स हमें चाहिए। अब हमने एक ज्यादा क्यों लिया, क्योंकि ऑलरेडी टैबलेट आधी नहीं ले सकते आप, उसको पूरी आपको शो करना है तो एक ज्यादा ही लिखा जाता है। क्लियर, 14 टैबलेट्स, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 मोल्स ऑफ वाटर, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर या फिर 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। ये AIPMT के में आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पूछा है कि सबसे ज्यादा किसमें है,
है ना। तो एक एक करके आप कैलकुलेट कर लोगे। 18 ग्राम ऑफ वाटर का क्या मतलब है, अगर आप देखो तो अपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सब में कैलकुलेट करने हैं। तो पहले मोल निकालोगे, 18/18 इज इक्वल टू 1 मोल, यानी इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, एवोगैड्रो नंबर। डायरेक्ट ही हो गया, ये हो गया आपका 18 ग्राम में। ऐसे ही आप बाकी सब में भी निकालोगे। 18 मोल्स ऑफ वाटर में कितना आ जाएगा, 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर, तो 18 में मल्टीप्लाई कर दोगे। 18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे कई बच्चे पता क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। जब आपको पता है कि कंपैरिजन एवोगैड्रो नंबर तो सब में कॉमन आएगा ही, तो मल्टीप्लाई करके आंसर क्यों निकालना, आप उसके बिना भी फिगर आउट कर सकते हो। तीसरे ऑप्शन में आपको ऑलरेडी दिया ही हुआ था मॉलिक्यूल्स। चौथा ऑप्शन आपका क्या था, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे भी मोल्स निकालोगे, 1.8 डिवाइड बाई 18 यानी कि 0.1 मोल। कितने मॉलिक्यूल्स, 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आप देख सकते हो, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर सब में आ रहा है ना। आपको ऑप्शन, 4 ऑप्शन जो थी वो क्या क्या थी, 18 ग्राम हो गए, 18 मोल्स, 18 मॉलिक्यूल्स। तो चारों में से आपने क्या चेक करना है, ये एवोगैड्रो नंबर तो सब में कॉमन ही है, तो आपको पता लग रहा है कि 18 मॉलिक्यूल्स तो कम मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। यहाँ पे 0.1 मोल मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ 18 मल्टीप्लाई कर रहे हो, पहले वाले में खाली एवोगैड्रो नंबर ही है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें हुए, इस वाले में, यानी कि 18 मोल्स ऑफ वाटर हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तुम्हारी कौन सी ऑप्शन थी, ये बी, 18 मोल्स ऑफ वाटर, बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन in a particular gaseous mixture is 1:4. The ratio of number of their molecules is, आपको रेशियो ऑफ मासेस दी हुई है ऑक्सीजन नाइट्रोजन की 1:4। रेशियो ऑफ किसकी निकालनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। 4 ऑप्शन है, 3:16, 1:4, 7:32, 1:8, 32:7। अभी आप देख सकते हो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। कई बार बच्चे ना इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या, तो उससे आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, जी मेंस 2014 में आया हुआ है। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं। मासेस हमें नहीं पता एग्जैक्टली, तो हम क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे। मास ऑफ ऑक्सीजन इन द मिक्सचर, अगर हम लेट कर लें, मास ऑफ ऑक्सीजन इन द मिक्सचर x ग्राम कर लिया, तो यहां से आप देख सकते हो 1:4, तो यानी मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा इन द मिक्सचर, 4x ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 x/32, गिवन मास x है, 32 उसका मोलर मास है ना। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आ जाएगा ऐसे ही, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 4x/28। ये हमारे दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। पूछा गया उसने रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। अब आपको पता है कि जिस तरह की आपकी मोलर रेशियो होगी उसी के हिसाब से मॉलिक्यूल्स भी होंगे, यानी कि मॉलिक्यूल्स आर इन द रेशियो ऑफ देयर मोल्स। तो रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, दोनों की रेशियो ले लोगे आप, O2:N2 x/32 4x/28। ये किसके बराबर हो गई, 1/32 1/7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 7:32। बच्चे कई बार गलत कर देते हैं, 32:7 कर देते हैं, पूरा आंसर ही गलत हो जाता है, जबकि सारा चीज आपने कैलकुलेट सही किया होता है। सो बी केयरफुल कि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रेशियो कौन सी है, O2:N2 है या N2:O2 है ना। तो ये चीज ध्यान देनी होगी। कई बार क्वेश्चन में जो गिवन है, जैसे यहाँ पे आपको रेशियो ऑफ मास दिया हुआ था तो O2:N2 दिया था, लेकिन फाइनल जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है रेशियो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, वो उल्टा कर देते हैं, नाइट्रोजन:ऑक्सीजन, तब यहाँ पे आंसर आपका रिवर्स हो जाना था। सो बी केयरफुल while reading the question. Okay, next question. 1 gram of carbonate M2CO3 on treatment with excess HCl produces इतने मोल ऑफ CO2, 0.01186 मोलर मास ऑफ कार्बोनेट आपको निकालना है। ये भी आपका जी मेंस में क्वेश्चन आया हुआ 2017 में। अब आप देख सकते हो यहाँ HCl और इसकी पहले आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी कार्बोनेट की। M2CO3 प्लस HCl क्या बनाएगा, ये MCl प्लस वाटर प्लस CO2। कार्बोनेट के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड की तो यही बनता है, बट ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए 2HCl 2MCl, अब हो गई बैलेंस। अब आप देख सकते हो 1 मोल कार्बोनेट और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन है ना। हमें क्या कितना मोल दिया हुआ है, CO2 का 0.01186, यानी कि 0.01186 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किससे बन रहा था, 1 ग्राम से। क्वेश्चन में गिवन है तो इसको लिख लेते हैं, 0.01186 मोल ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस फ्रॉम M2CO3 इज इक्वल टू 1 ग्राम। 1 मोल कितने से होगा, 1/0.01186 यानी कि 84.3 ग्राम। और आपको
क्वेश्चन में दिया गया है दोनों, इसमें जो हमने रिएक्शन लिखी थी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, वहां से पता लग रहा है 1:1 का रेशियो है, इसका 1 मोल तो इसका भी 1 मोल। सो आपने 1 मोल जब निकाल लिया 84.3 ग्राम, तो यही आपका क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ कार्बोनेट। मोलर मास ऑफ कार्बोनेट विल बी इक्वल टू 84.3 ग्राम, यानी कि डी पार्ट आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 ग्राम ऑफ O2 हैज द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज, 4 ऑप्शन दे दी, 7 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 14 ग्राम N2, 11 ग्राम CO2, 16 ग्राम SO2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इन सबके आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेने, जस्ट उसके बाद कंपैरिजन करना है। तो 1 बाय 1 हम मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। 8 ग्राम O2 इज इक्वल टू 8/32 मोल, यानी कि 0.25 मोल। मॉलिक्यूल्स की जगह आप मोल ही निकाल लो, क्योंकि आपको पता है जो मोल्स का रेशियो होगा वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उसके करस्पॉन्डिंग ही होंगे। देन 7 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 7/28, ये भी कितना आ गया, 0.25 मोल। अगला 14 ग्राम N2, 14/28, 0.5 मोल। देन 11 ग्राम CO2, 11/44, ये फिर से आ गया 0.25 मोल। लास्ट 16 ग्राम SO2, 16/64, 0.25 मोल। अब हमें किसमें सिमिलैरिटी देखनी थी, 8 ग्राम ऑक्सीजन में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इन चारों ऑप्शंस में से किसमें किसमें होंगे। तो आप देख सकते हो 1, 2, 3, यानी कि आपका A पार्ट, C पार्ट, D पार्ट तीनों में है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर यहाँ पे ये वही क्वेश्चन हो गया आपका जिसमें मोर देन 1 आपका आंसर आ रहा है। तो 79 जो आपका क्या बोलते हैं क्वेश्चन हो गया, इसमें आपका मोर देन 1 आंसर आ गया। किस किस में आपके बराबर आ रहे हैं, एक ये और ये। तो ये ऑप्शंस आपको चेक करनी है किसमें किसमें है, A, C, D, A, C, D। आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, सिंपली मैच द फॉलोइंग है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 कॉलम्स दिए हुए हैं आपको, एक साइड कॉलम 1 में कुछ आपको दिया हुआ है और एक कॉलम 2 में दिया हुआ है, आपको मैच करना है। कॉलम 1 में क्या है, जर्मन सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेलरी, एंटीमनी बिस्मथ, जिंक सल्फेट 7H2O, FeSO4 7H2O, जिंक ब्लेड एंड वुडजाइट, ग्रेफाइट एंड डायमंड। और यहाँ पे इस साइड आपको टर्म्स दिए हुए हैं, एलिमेंट्स, आइसोमॉर्फ्स, पॉलीमॉर्फ्स, मिक्सचर्स, मेटलॉइड्स। तो आपको पता है मेटलॉइड सबसे आसान आपको पता है एंटीमनी और बिस्मथ, ये तो क्लियर है, यानी बी का टी होना चाहिए। इन चारों ऑप्शंस में से देखो तो बी का टी खाली इसमें ही है, ठीक है। तो यानी ये तो आपको क्लियर हो गया कि आंसर आपका यही होगा, बट फिर भी बाकी देख लेते हैं। AS जर्मन सिल्वर गोल्ड ज्वेलरी मिक्सचर है, यस इट इज मिक्सचर। BT आपने चेक ही कर लिया। CQ ये जो आपके दोनों कंपाउंड्स दिए हुए हैं आइसोमॉर्फ्स हैं, ये भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। आइसोमॉर्फ्स क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फ्स क्या होते हैं, ये आप पढ़ चुके हो। अगला DR जिंक ब्लेड वुडजाइट पॉलीमॉर्फ है, क्लियर। ग्रेफाइट और डायमंड आपके एलिमेंट्स हैं। तो ये तो बड़ा आसान था कि आपकी एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें यहाँ पे आपको इसी एक से पता लग जाता था मेटलॉइड से। कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए आपको बेसिक नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि आइसोमॉर्फ क्या, पॉलीमॉर्फ क्या, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 moles of B2H6 are completely reacted with methanol. The number of moles of boron containing product formed is how much? ये जी एडवांस का क्वेश्चन है, 2015 में आया था। अब इसके लिए आपको क्या लिखनी पड़ेगी B2H6 और मिथेनॉल की रिएक्शन। B2H6 प्लस मिथेनॉल, हमने इसकी रिएक्शन लिखी तो B ये रिप्लेस कर देगा BOMe थ्राइस। आपने रिएक्शन लिखी B2H6 प्लस MEOH की BOMe थ्राइस प्लस H2। अब ये बैलेंस नहीं है लेकिन, तो आप पहले इसको बैलेंस करोगे। कर रहे हैं कंप्लीटली मिथेनॉल के साथ, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट बनेंगे। आपको पता है बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट खाली यही है, तो 1 मोल से 2 बन रहे हैं, 3 मोल से 6 बनेंगे, सिंपल। 1 मोल ऑफ B2H6 गिव्स 2 मोल्स ऑफ बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 मोल्स के लिए पूछा था ना, 2 into 3, आंसर 6 मोल्स। नेक्स्ट है असर्शन रीजन क्वेश्चन, ये एम्स में काफी पूछा जाता है। असर्शन रीजन में ना आपको कभी भी ये 2 ही आपको इस तरह से सेंटेंसेस दिए होंगे, 4 ऑप्शंस मैक्सिमम यही रहती हैं, ठीक है। बट एक बार देख लेते हैं। पहली ऑप्शन क्या होती है कि असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकंड ऑप्शन क्या होती है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थर्ड, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और चौथी, दोनों ही फॉल्स हैं। नॉर्मली यही सीक्वेंस होता है इन ऑप्शंस का, बट जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो दोबारा एक बार देखो किसकी ऑप्शन कौन सी है। कई बार ABCD ऊपर नीचे करके दिया होता है, ये हो सकता है ये दोनों ऊपर दे रही हो, दोनों नीचे, तो बच्चे कई बार वही उसके हिसाब से मार्क कराते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, इसके 3 क्वेश्चन हैं, तीनों एम्स में आए हुए हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला असर्शन क्या दिया हुआ है, इक्वल मोल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट
पार्टिकल्स। असर्शन आपको क्लियर हो गया कि इक्वल मोल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंसेस के जो इक्वल मोल्स होंगे दे कंटेन सेम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और रीजन क्या है? इक्वल वेट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इक्वल वेट्स में तो नहीं होता, इट मीन्स असर्शन आपका ट्रू था, है ना, लेकिन रीजन फॉल्स है। क्लियर? तो इसके ऑप्शन, इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी। और एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन, जब आपका असर्शन ट्रू हो गया, रीजन फॉल्स ही हो गया, तो पहली दो ऑप्शन तो आएगी नहीं, है ना, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज वेरिएबल। असर्शन दिया हुआ है, ठीक है, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज वेरिएबल। अब आपको पता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट अगर आप देखो तो क्या होता है? एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। अगर वैलेंसी तो आपको पता है वेरिएबल होती ही है, तो यानी इक्विवेलेंट वेट भी वेरिएबल होगा। सो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर हो गया? एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी, है ना। तो वैलेंसी आपकी वेरिएबल है, तो नेचुरली इक्विवेलेंट वेट भी वेरिएबल होगा। सो इसका मतलब दोनों ही आपकी ये सेंटेंसेस करेक्ट हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो यानी आपका यहाँ पे कौन सी ऑप्शन आ जाएगी? ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लास्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजेनस। ठीक है, ऑब्वियसली जब आप घोलोगे वो होमोजेनस होगा, एक ही जैसा फेस दिखता है, करेक्ट, असर्शन आपका ट्रू है। अ सॉल्यूशन हैविंग सम कंपोजिशन थ्रू आउट, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट इज हेट्रोजेनस, रॉन्ग। यानी असर्शन तो आपका ट्रू था लेकिन रीजन फॉल्स, तो आंसर आ गया सी। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमने +1 के चैप्टर 1 का पूरा एडवांस टॉपिक्स किए, उसके बाद काफी सारे न्यूमेरिकल्स किए, एमसीक्यूज किए, असर्शन रीजन किए, मैच द फॉलोइंग, हर तरह के क्वेश्चंस मैंने लेने की कोशिश की है एंड आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कोई क्वेरी है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू। गाइज, आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा? आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर इट टू योर फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीवेयर, and also subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon so that you can get all the notifications immediately as soon as I upload the video, right? So keep watching my channel. Thank you.